जय हिंद दोस्तों, IAS अकेडमी 97-96 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे हीट वेव के बारे में कि हीट वेव क्या है, इनका प्रभाव क्या होता है, इनका प्रभाव मानव पे क्या होता है, इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पे क्या होता है, इसका प्रभाव हमारे जीव जंतुओं पे क्या होता है, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि जो एडिटोरियल है यह द हिंदू जो प्रकाशन आता है न्यूज़पेपर, उसमें छपा था और उन्होंने ये भी बताया कि इससे हम कैसे निपट सकते हैं, इससे बच के सकते हैं। तो आइए देखते हैं हीट वेव क्या है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीष्म काल में जो हीट वेव यानी कि हीट वेव को दोस्तों हम कहते हैं हिंदी में, हीट वेव को हिंदी में हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म लहर। क्या कहते हैं, ग्रीष्म लहर। हीट मतलब होता है ग्रीष्म, वेव मतलब होता है लहर, तो ग्रीष्म लहर कहते हैं। इसका प्रकोप प्रेजेंट टाइम में तो हमारे ही देश में इसमें देखा जा रहा है, लेकिन ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन हीट वेव जो होता है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा देता है। व्यापक स्तर पर यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी यह काफ़ी मुश्किल को बढ़ाता है। जैसे वैश्विक स्तर पर इसकी बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर मौसमी घटनाओं की प्रवृत्ति को भी बढ़ा देता है। सामुदायिक जगहों को जागरूक करने की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इससे कैसे हम बच सकते हैं, इससे बचकर मतलब बचने के क्या क्या उपाय हम सुझा सकते हैं। इसको जागरूक करने के, लोगों में जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खतरनाक न्यूनीकरण या शमन के दृष्टिकोण से ग्रीष्म लहर या हीट वेव से होने वाले मौतों की बढ़ती संख्या को खतरे के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीट वेव से अभी काफ़ी लोग हर साल इसमें मरते हैं, हर साल इससे क्या होते हैं, मरते हैं। इसलिए इसको सरकार को इस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन ग्रीष्मकालीन क्षतियों पर नियंत्रण के लिए नवोन्मेष उपाय की भी करने की भी आवश्यकता है। समझ रहे हैं। अब देखिए ग्रीष्म लहर जो ये हीट वेव या ग्रीष्म लहर है क्या, तो घटना लगभग ये हर साल इसी महीने में मई जून हो गया, ठीक, इस अप्रैल में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से क्या होता है, जो हमारा दिल्ली है वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। दिल्ली जो दिल्ली हमारा राज्य है वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इससे यह खतरा संकट उत्पन्न करने वाली एक आपदा परिदृश्य रूप से ग्रीष्म लहर उच्च गर्मी या ताप की भौतिक घटना के विस्तार की स्थिति और इस स्थिति या सामाजिक व्यावसायिक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के साथ जलवायु जोखिम के एक समुच्चय के रूपरेखा देखा जाता है। समझ रहे हैं। इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि ग्रीष्म लहर किस हद तक एक सामान्य हो सकती है, उसको देखते हैं। तो ग्रीष्म लहर की कोई भी एक परिभाषा तो है नहीं, इसकी कोई भी एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसकी हर समय अलग अलग, हर जगहों पे अलग अलग समय में इसका प्रभाव देखा जाता है। आमतौर पर अत्यधिक गर्मी की देखिए परिभाषा के रूप में अगर इसको हम बताएं तो परिभाषा में बस इतना ही है कि इससे अत्यधिक जो गर्मी है, गर्मियाँ बढ़ जाती हैं। इससे गर्मी क्या होती है, गर्मी बढ़ती है, ठीक, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है हमारे यहाँ। तो भारतीय मौसम विभाग जो होता है, जो IMD का मापदंड क्या होता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जब तक किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों से या में कम से कम 40 डिग्री, देखिए 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक इससे ग्रीष्म लहर की स्थिति को नहीं माना जाता है। 40 डिग्री अगर पहुंचेगा और 30 डिग्री तक सेल्सियस जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, तब जाकर उसको हीट वेव के रूप में देखा जाता है। यदि किसी स्थान के समान अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम या इसके बराबर है तो सामान्यतः तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को ग्रीष्म लहर की दशा हम मान सकते हैं। इसके अलावा सामान्य तापमान 7 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक वृद्धि जो होती है उससे गंभीर ग्रीष्म लहर या देखिए सेवर हीट वेव की दशा को उसमें माना जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है, ताकि क्योंकि इसका प्रभाव ऐसे देखा जाता है कि देखे होंगे कि ऐसे रोड पे चलते हुए कभी कभी हमें गस्त आ जाता है, चक्कर आ जाता है, हम गिर जाते हैं, ठीक, और बार बार हमें प्यास लगती है, हम पानी को ढूंढते हैं हर जगह, छाँव ढूंढते हैं, धूप में चलना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, धूप में चलते हैं तो कभी कभी देखते होंगे कि उसमें धूप में चलेंगे तो उसमें जैसे हवा चलती है ना, उसी तरह धूप की लहरें दिखाई देती हैं कभी कभी। उस तरह की जब भीषण गर्मी पड़ती है तो वही हीट वेव के रूप ले लेती है, वही हीट वेव है। देखिए ये सब चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त सामान्यतः तापमान विरल वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस उससे अधिक हो सकती है, तो इससे ग्रीष्म लहर घोषित किया जाता है। देखिए इसमें काफ़ी ऐसे बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जो हीट वेव में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। 40 डिग्री देखिए यहाँ पे समझाया गया है, सब देखिए कैसे कैसे बढ़ेगा तो क्या होगा। देखिए हीट स्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं, विरल और मानसून वर्षा की, तो इसमें अप्रैल और मई 2022 में जो 340 मिलियन भारतीय भीषण हीट के चपेट में आए थे, समझ रहे हैं। और 1990 से 2019 के बीच की अगर बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कई जिलों में ग्रीष्मकालीन तापमान में 0.0 से लेकर के 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। भारत में लगभग 45% जिलों के शीतकालीन तापमान में वृद्धि भी देखी गई है।
वर्ष 2021 की बात इसमें हो देखते हैं तो 2050, तो वर्ष 2021 से 2050 के बीच में लगभग 100 जिलों में अधिकतम तापमान 2 से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड और लगभग 455 जिलों में 1.5 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की उम्मीद है। अर्बन हीट आइलैंड और प्रभाव बात करते हैं तो इससे तापमान बढ़ते तापमान से अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव उत्पन्न होता है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र 4 से 12 सेंटीग्रेड तापमान देखा जाता है। जलवायु परिवर्तन स्थानीय मौसम पैटर्न के बिगाड़ देखा जाता है। इसमें मौसम परिवर्तन ये बहुत ज़्यादा होता है। कृषि क्षति बहुत ज़्यादा इसमें होती है, जो फसलें होती हैं वो झुलस जाती हैं इसकी वजह से। इसके प्रमुख कारण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि कई क्षेत्रों में नमी की कमी हो जाती है, जैसे ज़मीन में हो गया चाहे और हमारे पर्यावरण में नमी कम हो जाती है। भारत के बड़े हिस्सों में सूखाग्रस्त शुष्क बना रहता है और पूर्व मानसून वर्षा अप्रत्याशित अंत को जो भारत के लिए एक असामान्य प्रवृत्ति है, जो ग्रीष्म लहरों से योगदान इसका देता है। समझ रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस तरह से हम लोग पानी को अपने सर पे डालते हैं ताकि हमारा सर ठंडा रहे। और अब देखिए इसमें अल नीनो की बात करते हैं, अल नीनो सुरक्षा की, तो इसमें अल नीनो भी काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो अल नीनो प्राय एशिया के तापमान को बढ़ाता है। जो हमारा एशिया है, एशिया महाद्वीप है, इसके तापमान को बढ़ा देता है और जो मौसम पैटर्न के साथ संयुक्त जो होकर के रिकॉर्ड उच्च तापमान का सृजन करता है। दक्षिण अमेरिका में आने वाले जो व्यापारिक पवनें सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान पश्चिमी दिशा में एशिया की ओर बढ़ती है और प्रशांत महासागर के गर्म होने के पवनें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इनका कोई भी हमें प्रभाव देखने के लिए बहुत सही इसका इफेक्ट नहीं मिलता है। इस प्रकार नमी और उष्णता की मात्रा सीमित हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा में कमी और उसमें असमान वितरण की स्थिति भी बन जाती है। ग्रीष्म लहर के प्रमुख प्रभाव बात करते हैं, हीट वेव का क्या प्रभाव होता है उसकी बात करते हैं। स्वास्थ्य पे प्रभाव देखें तो हीट रैश जिसे हम करते हैं, यानी कि त्वचा इसके गुलाबी होने के साथ साथ सनबर्न की घटना भी देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा में जलन और पीड़ा के अनुभव भी इसमें देखा जाता है। हीट सिंकोप का करते हैं, चक्कर आ जाता है भी बताए हैं, और वर्टिगो सिर दर्द हो जाता है, अचानक शुरू होने लगता है। जब इसे सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आता है तो हम गिर जाते हैं। इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को फेस हम करते हैं। अब इसमें भी काफ़ी जो हैं हीट क्रैम्प्स की बात अगर करते हैं तो इसमें भी एनीमा जो सूजन होता है वो जाता है, सिंकोप बेहोशी हमें आने लगती है लोगों को धूप की वजह से। जैसे अब देखे होंगे कि लोग कहीं से आते हैं, किसी रिलेशनशिप से होकर आते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ से आते हैं या मार्केट से आते हैं, तो उनको इसी तरह की चीज़ों से फेस करना पड़ता है। आमतौर पर 39 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम बुखार इनको मतलब इसमें देखा जाता है। गर्मी संबंधित थकावट बात करते हैं, थकावट, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, मतली, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन या पसीना आने लगता है। ऐसे काफ़ी कई चीज़ें होने लगती हैं जो हम इससे एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं। हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो उन्माद, दौड़ा पड़ने से, कोमा में चले जाने से शारीरिक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो जाता है। ठीक ऐसे काफ़ी चीज़ें। देखिए नेक्स्ट है कि श्रम और उत्पादक पे प्रभाव भी इसका पड़ता है। हीट कंपोजर और से भारी कार्य से संलग्न श्रमिकों के लिए प्रतिवर्ष प्रति श्रमिक 162 कार्य घंटे की हानि होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत इससे होती है। जो श्रमिक होते हैं उसमें काम करने में उनको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो लगभग 162 दिन जो होता है उनके लिए काफ़ी मुश्किल का दिन होता है। उसमें वो लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं, मजबूरी है। पेट पालना है, अपने बच्चों को देखना है, बीवी को देखना है, घर चलाना है, पढ़ाना लिखाना है, बाकी सब चीज़ों को उनको फेस करना रहता है, इसलिए करना ही पड़ता है। कंपोजर का सामना करना पड़ता है। अब देखिए कृषि क्षेत्र में इसका प्रभाव क्या होता है। कृषि क्षेत्र प्रभावित देखें तो तापमान की आदर्श सीमा से अधिक होने पर फसल पैदावार प्रभावित होती है। फसलें जो होती हैं झुलस जाती हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों में पिछले रबी मौसम में अपने गेहूं की फसल को क्षति होने से सूचना मिली है। देखिए अब उसकी बात तो ये तो ठीक है। अब उसमें देखिए पशु जो होते हैं, पशु हमारे पशुधन जैसे गाय भैंस हो गया और सब चीज़ों के, बकरी हो गया, छोटे छोटे जीव हो गए, भेड़ हो गया और सब चीज़ें, पीक हो गया, ये सब चीज़ों को भी काफ़ी चपेट में ले लेती हैं। इसमें इन लोगों की उस समय मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि देखिए अधिक तापमान और सूखे की घटना के मेल में से फसल उत्पादन में नुकसान और वृक्ष सूख जाते हैं। ऐसे में गर्मी प्रेरित देखिए आपके घर में देखिए जब फूल लगाए होंगे सबसे पहले तो वही चले जाते हैं, वही मुरझा जाते हैं या ऐसे सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जड़ से। ये सब चीज़ें प्रभाव हमको फेस करना ही पड़ता है। अचानक वृद्धि या स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। ठीक है, गंभीर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अतः क्रियात्मक प्रभावों से जो खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी, उसमें घरेलू आय और आय में कमी होगी, कुपोषण, जलवायु संबंधी मौतों में के मामले में वृद्धि होगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषकर होता है, बहुत दिक्कत होता है। ऊर्जा की मांग की बात करते हैं तो बढ़ती हुई गर्मी के कारण औसत दैनिक पीक डिमांड बढ़ जाता है। ठीक, और देखिए इसमें जो समन रणनीतियाँ बनाई जाती हैं उसमें क्या होनी चाहिए शहरी। अब इससे हमें हीट वेव से बचने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। शहरी जो हरियाली है उसको हम अर्बन ग्रीनिंग जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हरित और अधिक परंपरागत शहरी
शहरी गर्मी को कम करने के लिए मदद करने में मिल सकती है। टियर 1 टियर 2 के शहरों में विकास योजना में शहरी जो बने हैं उनको हम जैसे सड़क के बगल साइड में हम पौधों को विकसित कर सकते हैं। जहाँ पे पहले जंगल था उसको हम विकसित कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों को भी हम इसमें काफ़ी सराहना कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे पार्क को विकसित कर सकते हैं। वनस्पतियों को हम इसमें विकासशील इसमें मदद कर सकते हैं। काफ़ी इसमें उत्तेजना वाला कार्य हम कर सकते हैं ताकि हमें हीट वेव से निजात मिल सके। इसकी संरचना होना क्या चाहिए, देखिए नागरिक अवसंरचना आवासीय निर्माण परंपरा सामग्री होनी चाहिए। जैसे हम आवास बना रहे हैं तो उसमें भी कई तरह से बनाया जाता है ताकि हम हीट वेव से बच सकें। देखें कि पहले जो पिरामिड बनता था कैसे बनता था, ऐसे देखें पहले पिरामिड कैसे बनता था, ऐसे लोग बनाते थे अपना घर, ऐसे बनाते थे। ऐसे क्यों बनाते थे, काफ़ी इसमें सहायता मिलती थी। एक तरफ से लोग दरवाज़ा छोड़ देते थे, इधर से अपना घर बना लेते थे। काफ़ी इसमें प्रभाव इसमें मिलता था हमें। तो इसे हम लोग सीखने की ज़रूरत है पुराने लोगों से। तो उसमें हम लोग ये नहीं करते हैं। अब उसमें अधिक नागरिक अवसंरचना इस परंपरागत सामग्रियों की अधिक उपाय अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के कम कर सकता है। बायोगैस संपीड़न, प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जैसे स्वास्थ्य रसोई ईंधन को प्रोत्साहित करने में से इंडोर वायु प्रदूषण और अर्बन हीट में कमी आएगी। देखिए सार्वजनिक परिवहन की बात करते हैं तो सुरक्षा और निजी वाहन के उपयोग को हम कम करने से चरम ग्रीष्म लहरों को भी हम हीट वेव को कम कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम कम करेंगे अपने लाइफ से, या जितना हम बच के चलेंगे। जैसे हम कहीं मार्केट जा रहे हैं, अपने पास के मार्केट जा रहे हैं, तो हम गाड़ी की बजाय साइकिल का यूज़ करें, पैदल चलें। अन्य चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं जो प्रदूषण को प्रभावित न करें। देखिए अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, लैंडफिल के आकार को कम कर सकते हैं। अपशिष्ट पृथक और स्रोत पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से मीथेन उत्पादन आगजनी को कम किया जा सकता है। अब देखिए आगजनी की बात यहाँ पे आई है तो आपको बता दी, जब हीट वेव बढ़ता है ना तो अपने से खुद ब खुद खेतों में या जहाँ पे देखिए फसल उगाए रहते हैं, जब फसल सूखी जाती है खूब अच्छे से तो उसमें खुद ब खुद आग लग जाती है। जैसे लगता है कि कोई इसमें माचिस को या कोई इसमें माचिस बार के फेंक दिया है जला करके, तो इसकी वजह से इस बहुत सी दिक्कतें होती हैं। जंगल में देखे होंगे कई एक महीने तक जंगल में आग लगी ही रहती है। उसको बुझाने के लिए क्या किया जाता है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर से पानी फेंका जाता है, जहाज़ों का उपयोग किया जाता है उसको बुझाने के लिए। बहुत नीति और दिशा निर्देश क्या होना चाहिए, मौसम परिवर्तनीय और शहरी ताप प्रबंधन पर विभिन्न स्तरों पर नीतियाँ और निर्देशित की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा इसमें आर्द्र भूमियों का विस्तार करने और तालाबों झीलों का जीवाणु द्वारा मदद मिल सकती है। अब सरकार इसमें चाहे तो देखिए तालाब को भी विकसित करे। तालाब को विकसित करने के लिए ऐसा नहीं सरकार प्रयास नहीं करती, कोई भी सरकार हो वो अपने समय में हर एक अपने क्षेत्र गांव के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको पैसा दिया जाता है तालाब को विकसित करने के लिए, ताकि वहाँ की जो पानी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, वहाँ पे सूखा ना आए। इन सब चीज़ों से बचे जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इतना भ्रष्टाचार है भारत में कि वो पैसा नीचे आते तालाब बनते वो एक गड्ढा बन जाता है, छोटा सा गोखुर जिसे कहते हैं, छोटा सा गड्ढा बन के रह जाता है। यहाँ तक कि उसमें हम झीलों से भी विकसित कर सकते हैं। झीलों को प्राकृतिक झील जो हैं उनको हम सुधार उसमें ला सकते हैं। उनकी वजह से भी हमें बहुत मदद मिलेगी हीट वेव से बचने में। भवन डिजाइन में देखिए वहाँ बता रहे थे कैसे कैसे पिरामिड बनाया गया था, तो वहाँ पे ठंडी गर्मी या हीट वेव इन तमाम चीज़ों से प्रभावित होने से लोग बचते थे। भवनों के हरित छतों और ठंडी छतों के उपाय को बढ़ावा देना या वातायन वेंटिलेटर को बढ़ावा देना, हरित स्थानों का निर्माण करना आवश्यक है। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको देखने की सबसे बड़ी बात तो यही कि हम करें तो करें कैसे। शीत तकनीक को देखिए आउटडोर इसमें तापमान और ऊर्जा का खपत को पर्याप्त कम कर सकते हैं। इमारतों में हाई अल्बीडो छतें जैसे पेवमेंट जो सिद्धि हैं इनको हम बनाए रखें तो हमारे हीट वेव से काफ़ी मदद मिलेगी बचने में। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो दोस्तों शीतलन और बिजली की ज़रूरतों के लिए सौर और पवन ऊर्जा का हम प्रयोग करें, नवीकरणीय ऊर्जा का हम उपयोग करें। जैसे हम पवन ऊर्जा जैसे क्या कहते हैं कि पवन ऊर्जा जो हमारा है उसको हम सौर ऊर्जा के रूप में उसको हम बनाए रखें। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, अन्य चीज़ें जैसे गोबर गैस हो गया पहले बनाया जाता था, तो इन चीज़ों को नए हम नवकरणीय ऊर्जा का हम प्रयोग करें ताकि हमें हीट वेव से हम बच सकें। जन जागरण का मतलब क्या होता है, देखिए जनता को ग्रीष्म लहर की जोखिम और शीतल से रहने के उपायों और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद के बारे में शिक्षित किया जाना आवश्यक है। अभी सरकार का काम है कि इसके जो जनता है उसको कैसे हम अपनी बातों को पहुंचाएं वहां तक कि हमें क्या क्या करना चाहिए हीट वेव से बचने के लिए, हमारे फसलों को बचाने के लिए, जीव जंतु बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने खुद बचने के लिए।
के लिए। तो इसमें काफ़ी चीज़ सरकार को वहाँ तक अपनी योजनाओं को शहर या एक-एक लोगों तक पहुँचा करके उनको समझाना बहुत ही आवश्यक है, इससे हीट वेव से बचने के लिए। कृषि अनुकूलन की बात करते हैं तो कृषि को प्रत्याशित खेतों और अभ्यासों के साथ समर्थन देना जो कि ग्रीष्म लहर और सूखे और जल की कमी को जोखिम से संबोधित करते हों। देखिए, फसल विविधीकरण और कृषि वानिकी पलवार करना फसल चक्रण होता है जो कवर क्राफ्टिंग, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंगिंग स्ट्रिप्टर और उसकी सहायता से सिद्ध करना। पानी को वेस्ट न करते हुए हम अगर सिंचाई करें या कृषि को बढ़ावा दें तो काफ़ी इसमें बहुत सी चीज़ों को हम मतलब कि पानी को बचा करके हम अपने और पानी की आवश्यकताओं को आपूर्ति हम कर सकते हैं। जैसे हम सिंचाई कर रहे हैं खेतों में तो ड्रिप सिंचाई क्या होता है, पहले तो यही है। ड्रिप सिंचाई क्या होता है, जैसे फुहारे की मदद से देखते होंगे कभी जो अगर हम देखे होंगे जो माली होता है अपना जो फूलों में पानी डालता है तो उसमें ढक्कन लगा रहता है जो उसमें छोटे छेद होते हैं, पानी गिरता है तो फुहारा के तौर पे पानी गिरता है। या नाई की दुकान पे गए होंगे तो कभी देखेंगे जो नाई बाल बनाता है तो ऊपर उस पर जब सर पे पानी मारता है तो उसमें फुहारा से पानी आता है। उसी तरह ये ड्रिप सिंचाई होता है, उसमें मशीन रहती है, मोटर लगा रहता है, इसे खेतों में लगा दीजिए जगह जगह पे तो फुहारा की तरफ से चारों तरफ पानी फुहारा की तरफ से गिराएगा तो जो पत्ते पे पानी गिरेगा पत्ते के थ्रू नीचे जाएगा, नीचे के थ्रू पानी आपको आपके पौधों को काफ़ी उसको भी मदद मिलेगी। इस तरह सिंचाई करेंगे तो पानी बचेगा, जो वेस्टेज पानी है इधर-उधर जाता है वो बचेगा, काफ़ी सहायता मिलेगी। लेकिन इसको कुछ लोग अपना रहे हैं, कुछ लोग नहीं अपना रहे। आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें ग्रीष्म लहर के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना विकसित करना आवश्यक है, जिसमें शीत आश्रय और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना शामिल होता है। एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है जो जोखिम करने वाले लोगों को समयबद्ध और सटीक जानकारी देने में जानकारी प्रदान करें। इस प्रणाली की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और स्थानीय सरकारों की एकीकृत किया जाना आवश्यक है जो कि हीट वेव पर प्रतिक्रिया और सावधानी तेजी से निपटाने की सक्षम होना चाहिए। काफ़ी ऐसे चीज़ों को हमें देखना है, दीर्घकालिक जो कदम है उसको भी अपनाना चाहिए। भारतीय अत्यधिक गर्मी के अनुकूलन बनाने में मदद करने के लिए संरचनात्मक और संरचना उपायों की आवश्यकता है हमें। हरित परिवहन की इसमें देखिए बताया जा रहा है क्या है हरित परिवहन। वाहन उत्सर्जन या यातायात भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का उपयोग करना प्रोत्साहित। अभी जो हम पहले बता चुके हैं, वीडियो को फिर से जाकर सुन सकते हैं, बताएं कि हीट वेव को इससे कैसे फेस कर सकते हैं। साइकिल इलेक्ट्रिक वाहन को हम बढ़ावा दे करके इसको हम प्रदूषण को कम करेंगे तो हमें हीट वेव से निजात मिलेगी। देखिए, ग्रीष्म लहर से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल बात करते हैं तो देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 8 राष्ट्रीय मिशन NAPCC के मूल का निर्माण करने के लिए जलवायु परिवर्तन के विषय में प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुआयामी और दीर्घकालिक एवं एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित तो देखिए काफ़ी अब देखिए नया जो आया है कि विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, देखिए नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी और देखिए नेशनल सुविधा सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, इसको भी बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय जल मिशन को भी बढ़ावा दिया गया। सुरक्षित सुस्थिति हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन को भी इसको बढ़ावा दिया गया। इसमें काफ़ी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिति कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, देखिए इन सबों को काफ़ी दिया गया बढ़ावा। इससे हमें क्या काफ़ी मतलब कि इससे वो क्या कहते हैं कि इन योजनाओं से हमें काफ़ी उसमें इस योजना का प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसको सही रूप से लागू किया जाए तब। अगर इसमें कुछ इधर उधर करके किया जाएगा तो कोई मतलब नहीं है इसका। अगर इसका फॉलो नहीं करेंगे तो या जनता हो या सरकार हो, कोई भी हो, सरकार को चाहिए कि इसको सख्ती से लागू करें, जनता को चाहिए कि हम ईमानदारी से इसको फॉलो करें। लेकिन इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो था, इंडिया कूलिंग देखिए सभी शीतलन की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण था। वर्ष 2035 तक कूलिंग डिमांड को 20 से 25% और रेफ्रिजरेशन डिमांड को 25 से 30% कम करना है योजना का इसका लक्ष्य है। अब देखिए जो देखिए जो योजना है NDMA, इसका मतलब कि देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक ना। इसका जो फुल फॉर्म है NDMG का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। इसका अब देखिए वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो था ये जो NDMA है, इसको लागू करने के लिए ग्रीष्म लहर के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो प्रमुख रणनीतियां हैं इसको तैयार करने को व्यापक निर्देश दिए गए। लेकिन अब इसको सख्ती से लागू किया जाए तब तो इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप पास सबसे पहले पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।